जुलाई में फिर सिंधिया का दौरा, इस बार आएंगे मालवा। सिंधिया के दौरे के पीछे की रणनीति, पूरे एमपी में सिंधिया को मिला रही बीजेपी। 9 जून 2021 को एमपी दौरा, 21 जून 2021 को एमपी दौरा, 4 जुलाई 2021 को आगामी दौरा। जून में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बार मध्य प्रदेश दौरे पर आए। दोनों ही बार वो भोपाल आए और ग्वालियर चंबल में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं से मिले। जुलाई में फिर सिंधिया एमपी दौरे पर आ रहे हैं। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक वो मालवा में घूमेंगे। इन 4 दिनों में सिंधिया मालवा के 7 जिलों का विजिट करेंगे। सिंधिया दिल्ली से उदयपुर होते हुए नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन और देवास आएंगे। माननीय सिंधिया जी 4 तारीख को नीमच पहुंचेंगे। नीमच के बाद फिर वहाँ आसपास के हमारे जो ज़िले हैं, मंदसौर है, रतलाम है, धार है, इंदौर, देवास और उज्जैन, ऐसे कार्यक्रम उनके बने हैं कि जहाँ कोरोना के संक्रमण के दौरान जो दुखद निधन हुए हैं, कुछ उनके साथ जुड़े रहे लोग हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, उनके यहाँ बैठने के लिए जाएंगे। 15 दिन में सर दूसरा दौरा, तो मैं तो दूसरा दौरा मतलब दूसरा दौरा भोपाल का नहीं है। मैं करीब 11 जिलों का दौरा ख़त्म करके आ रहा हूँ। पहले दौरे में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, भोपाल का मेरा दौरा रहा। अभी मेरा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा करके मैं अब भोपाल पहुँचा हूँ। मेरा निरंतर दौरा होता है। भले सिंधिया अपने दौरों को लेकर अटकलों को ज्यादा तवज्जो न देते हो, लेकिन अब सिंधिया आ रहे हैं तो वो मालवा के कई नेताओं से भी मिलेंगे। यहाँ वो कार्यकर्ताओं के बीच पैठ भी बनाएंगे। वैसे भी जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी मालवा से उनका नाता था। खासकर उज्जैन, इंदौर वो अक्सर आते थे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी सिंधिया रह चुके हैं। इस नाते इंदौर से वो हमेशा ही जुड़े रहे। शिवराज कैबिनेट में मंत्री तुलसी सिलावट भी इंदौर से ही है। पारिवारिक परंपराएं हैं, निभाते रहे, झांसी की रानी से लेकर कमलनाथ तक। उससे लोगों में अच्छा संदेश नहीं। अब आप कितने भी दौरे कर लो, भाजपा का सर्वनाश तो होना तय हो गया है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अब सिंधिया जैसे लोग घूमे फिरे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जन कोरोना के कठिन समय को झेलते हुए महंगाई के महादानव को झेल रही है। तो आप कोई ऐसे चमत्कारी पुरुष नहीं है कि जाएंगे तो कोई महान वो हो जाएगा। सियासी अनुमान, आरोप चाहे जो हो, लेकिन जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के पीछे बीजेपी की रणनीति है। जब तक सिंधिया कांग्रेस में रहे वो ग्वालियर चंबल के बड़े नेता रहे, लेकिन बीजेपी उन्हें पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच ले जा रही है ताकि पार्टी को सिंधिया से पूरे प्रदेश में फायदा मिले। क्योंकि युवाओं के बीच सिंधिया एक चर्चित चेहरा भी है और सिंधिया की राजनीतिक समझ भी अच्छी है। तभी वो बीजेपी ज्वाइन करते ही नेताओं से ऐसे मिल रहे हैं जैसे घर लौटने पर कोई अपना अपनों से मिलता हो। चाहे जयभान सिंह पवैया के घर पर उनकी मुलाकात हो या बुंदेलखंड के दिग्गज चेहरे के यहाँ सिंधिया का जाना हो, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और अब 4 जुलाई को मालवा दौरे पर आ रहे हैं। जाहिर है फिर मुलाकात की कुछ तस्वीरें चर्चा में रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया का मिशन मालवा। 4 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका दौरा मालवा में हो रहा है। सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे को लेकर कांग्रेस के मन में शंका है तो राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग चश्मे से देख रहे हैं। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ कराऊं। दिनेश गुप्ता साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है दिनेश गुप्ता साहब। राजपाल सिसोदिया साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। अवनीश सिंह बुंदेला साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता साहब, शुरुआत आपकी ओपनिंग कमेंट से करूंगा। जो रिपोर्ट कहती है उन्हीं सवालों को आपके जवाब के जरिए टटोलने की कोशिश करूंगा। सिंधिया, सियासत और मध्य प्रदेश क्या कहता है? क्या इसमें भविष्य के लिए कोई इशारा है या फिर आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में कदम ताल कर रहे हैं बीजेपी के साथ?
देखिए सुनील जी, ये जो आप अतीत से वर्तमान तक जब देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि ये इसमें नयापन कुछ भी नहीं है, सिर्फ दल बदला है। बाकी आप ओवरऑल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधवराव सिंधिया का एक्टिविटीज़ देखेंगे ना, तो एक पूरा मैप आपको नज़र आएगा जो ग्वालियर रियासत से जुड़ा हुआ था, जो उनका प्रभाव क्षेत्र आपको माना जाता है कि अभी से नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में है तो कोई नया वो करने जा रहे हों। आप जब 22 विधायकों ने उनके साथ पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, तो उसमें अलग अलग जो रीजन थे उन्हीं के सपोर्टर्स थे। और उसके अलावा जो आप पूरा देखेंगे ना, तो वो राजनीति इसके अलावा कुछ करते भी नहीं हैं, वो अपने इलाके की राजनीति करते हैं और उसी के आधार पर वो एक बड़े नेता बने हुए हैं, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, आपको जब इधर मुरैना के बॉर्डर से चालू होता है, मंदसौर नीमच पर जाके आपको ख़त्म हो जाता है, तो वहीं ये जो दौरा है उनका, तो कहीं ना कहीं वो अपने लगातार जाते रहते हैं। कांग्रेस में भी थे तो अक्सर वो उसी इलाके में देखा जाता था। लेकिन बुंदेलखंड वगैरह में जब हमने देखा था, जब वो टीचर्स वाला जो हुआ था, नियमितीकरण का इशू हुआ था कि जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ कि उतर जाए सड़क पर, जिस तरह की बात आई थी, तो बहुत कम होता है ऐसा कि वो बुंदेलखंड में जाए या विंध में। तो आपने अभी तक देखा ही नहीं होगा कि वो विंध्य प्रदेश में गए हैं, क्योंकि जो प्रभाव क्षेत्र होता है भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि उनका जो उपयोग है, यदि भविष्य में भी उनको कुछ करना है, क्योंकि एक नई टीम उनके साथ जुड़ेगी उस पूरे इलाके में। अभी तक तो कांग्रेस के लोग ही थे, नए लोगों से उनको परिचय करना पड़ेगा, उनसे उनके नाम पद जो भी है ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो भी उनको समझना पड़ेगा। तो जिसके लिए वो लगातार आप देख रहे हैं कि दौरे कर रहे हैं, और इस दौरे का मकसद बेसिकली भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को जो है लोगों के बीच में अपनापन दिखाना है कि मैं जो है वहाँ जा रहा हूँ। तो आप जैसा कि कांग्रेस में इमेज थी ना कि वो जो है एक डिस्टेंस लेके चलते हैं, तो शायद वो यहाँ डिस्टेंस ख़त्म करने के लिए ये दौरे ज़्यादा कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अगले मेहमान की तरफ जुड़ूं, दिनेश गुप्ता साहब एक चीज़ और समझना चाहूँगा। विधायक, लोकसभा सांसद अक्सर देखते हैं मास लीडर कहे जाते हैं, क्योंकि जनता सीधे चुनती है। लेकिन अक्सर हमने देखा कि राज्यसभा सांसद जो हैं ये सीधे तौर पर मतदाता के संपर्क में नहीं होते हैं, पब्लिक से कटे हुए होते हैं। और आमतौर पर ये भी देखा हमने कि पार्टी जैसे चेहरे को लाकर राज्यसभा सांसद बनाती हैं जिनका शायद कोई जनाधार वोट के तौर पर होता नहीं है। नहीं, देखिए सुहेल भाई, जो कई बार एक्सीडेंटली यदि कोई चुनाव हार जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी हो, विजय राजे सिंधिया हो, बहुत सारे लोग, आपने देखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे, वो प्रधानमंत्री थे देश के। तो जो कई बार ऐसा होता है कि जनता नहीं चुनती है, लेकिन आपकी एक अहमियत होती है, पार्टी में होती है या संसद में होती है या चेहरे की राजनीति। वही क्या पार्टी उस अहमियत को बरकरार रखना चाहती है, इसीलिए एक राज्यसभा सांसद को वो तमाम प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो एक जन नेता को दिया जाता है। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से बनी है, तो आपको वो प्रोटोकॉल तो देना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि उनको हाशिए पे डाल दें और आप ये कह दें कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, तो वो आपको लगातार सम्मान बना के रखना पड़ेगा। और ये सम्मान की ही तो लड़ाई थी जो कांग्रेस पार्टी में हुई, और यहाँ भी उस लड़ाई को यदि खड़ी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इससे कोई बहुत फायदा नहीं है। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। अवनीश सिंह बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश साहब, सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा होता है और हमने देखा कि अब वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरफ घूम रहे हैं, और जैसा कि दिनेश गुप्ता साहब भी इस बात से सहमत हैं कि तमाम लोगों से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। सिंधिया तमाम लोगों को समझ लें और तमाम लोग सिंधिया को समझ लें, क्योंकि बीजेपी भविष्य सिंधिया में देख रही है, सिंधिया भी अपना भविष्य बीजेपी के भीतर देख रहे हैं। एक लंबा वक्त रहा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हिस्सा रहे, मास लीडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्वालियर चंबल इलाके में जब वो कैंपेनिंग के लिए खड़े होते थे तो अपने एक अलग अंदाज के ज़रिए लोगों को जोड़ लेते थे। और शायद आपको भी इस बात से इनकार नहीं होगा कि 2018 में यकीनन उस चेहरे का फ़ायदा आपको मिला था। पैर में बेड़ी, एक लंबे वक्त तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो टैग था, जो तमगा था, वो यही था कि ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता हैं। लेकिन बीजेपी अब उन्हें पूरे मध्य प्रदेश में घुमा रही है। आपको लगता है कि आपकी वो जो बेड़ी थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गई? सिंधिया जी पर कांग्रेस में कभी कोई बेड़ी नहीं रही सोहेल साहब। सिंधिया जी वो चेहरा थे कांग्रेस में कि जिनकी सदस्यता स्वयं सोनिया गांधी जी ने कराई थी, और जो मात्र 31 साल की उम्र में
केंद्रीय मंत्री बन गए थे, राष्ट्रीय महासचिव बन गए थे, लोकसभा में सचेतक तक रहे, कई सारे महत्वपूर्ण पद, हमने कभी कोई बेड़ी नहीं बांधी। ये तो हमारी ना केंद्र में सरकार थी, तो सिंधिया जी को लगा, और वो चुनाव हार चुके थे, तो सिंधिया जी की आकांक्षाएं, उनके एम्बिशंस इतने ज़्यादा थे, उनको लगा कि हम, देखिए हमने बाकायदा मध्य प्रदेश में भी देखें, सिंधिया जी के लिए डिप्टी सीएम का पद खुला था, प्रदेश अध्यक्ष का पद खुला था, राज्यसभा भी खुला था। ये सिंधिया जी की अपनी, मुझे नहीं मालूम क्या अंदर खानों में सिंधिया जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के बीच में क्या पका, लेकिन ये है कोई बहुत बड़ी सौदेबाजी हुई जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार भी गिराई गई, और जिसके कारण अब हमने देखा कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, सोहेल जी, तो सिंधिया जी का जो उनके परिवार का जो फेमस है, दो चीजें फेमस हैं। सज्जन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि फेमस है कि सत्ता के, ये बहुत सत्ता इनकी कमजोरी रही है, ये पावर के बहुत बड़े कहते हैं मुरीद रहे हैं, पावर के बहुत बड़ी, मतलब इनकी कमजोरी रही कि जहां भी ये पावरलेस हुए, इन्होंने सन 57 में भी वही किया। इनको लगा कि अगर हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो ज्यादा हम सेफ रहेंगे, तो वहां वो रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी कर गए। इनकी दादी ने भी वही किया। देखिए, चूंकि बात मुझे इसलिए कहना पड़े, मैं समझाना चाहता हूं, संदर्भ समझाना चाहता हूं। और सिंधिया जी को जब यहां लगा 2018 के बाद, 19 के बाद जब वो लोकसभा चुनाव हार गए, कि मैं कैसे पावर में रहूंगा, क्योंकि उनको उनकी कहीं ना कहीं, देखिए एक दूसरी चीज सिंधिया जी की जो फेमस है उनके परिवार की, वो है उनका घमंड, उनका गुरूर, उनकी नाराजगी। आपने अक्सर सुना होगा कांग्रेस में माधवराव सिंधिया रहे हो या राजमाता सिंधिया रहे हो, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये अक्सर नाराज हुआ करते थे। अक्सर मीडिया में खबरें चलती थी कि अब सिंधिया जी अर्जुन सिंह से नाराज हैं, माधवराव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अजय सिंह से नाराज हैं, कभी कमलनाथ जी से नाराज हैं, और दिग्विजय सिंह जी से नाराजगी तो उनकी काफी पहले से चली आई है। कांग्रेस में तो जो नेताओं की नाराजगी है वो लोकतंत्र का हिस्सा कहा जाता है। देखिए, लेकिन अब आप देखें ना, यहां पर आश्चर्य ये करें कि जो नेता सरेआम महल विरोधी राजनीति करते रहे, बकायदा वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, भाजपा में होके भी राजमाता सिंधिया को अपना नेता एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो जयवान सिंह पवैया हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो प्रभात झा जी, कई सारे नेता। आज उन नेताओं के यहां जाकर सिंधिया जी घुटने टेक रहे हैं, उनके यहां बार बार जाना, क्योंकि सिंधिया जी एक बहुत बड़ी गलती कर चुके। उनको लग रहा है कि मैं जो था, मैं गलती कर गया, अब अगर यहां भी मैंने अपना वो घमंड बरकरार रखा तो मेरे लिए कोई कहीं और स्थान नहीं रहेगा। और मैं एक बात और बता दूंगा आपको, ये जो सिंधिया जी के दौरे चल रहे हैं ना सोहेल साहब, इसको आप सिर्फ राज्यसभा सांसद की हैसियत से मत देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा में एक बहुत बड़ी अस्थिरता होने वाली है। जिस तरह की उत्तराखंड में हमने देखी ना, 10 साल में भाजपा के 6 सीएम बदल गए, हो सकता है मध्य प्रदेश में भी कुछ आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में राजनीतिक अस्थिरता देखने मिले। शिवराज सिंह चौहान जी की चिंता की लकीरें देखें, उसके साथ हम फिर ये बयान देखें जो नरोत्तम जी के आते हैं, कभी कैलाश जी के आते हैं। इसका जवाब मेरे ख्याल से राज्यपाल सिसोदिया साहब अच्छे से दे कहेंगे। भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं बची है, क्योंकि आप 14 ऐसे लोगों को मंत्री बना देते हो, चुनाव लड़ते हैं जो विधायक ही नहीं थे, दूसरी पार्टी से आए थे, वो कुछ क्या, उसके पहले ही मैंने उनका जवाब दे दिया। धन्यवाद। इत्तेफाक की बात देखिए कि राज्यपाल सिसोदिया साहब से जब जवाब लेने का वक्त आया तो शायद सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम है और स्क्रीन पर नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन फ्रीज हैं, ऑडियो भी हम तक नहीं मिल पा रहा। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा अवनीश सिंह साहब। दिनेश गुप्ता साहब, जो कुछ आरोप अवनीश सिंह बुंदेला साहब लगा रहे हैं, लेकिन इनके उन तमाम आरोपों, या यूं कहिए कि जवाब के बीच वो जवाब नहीं मिला जिसका मुझे इंतज़ार था। जिस बेड़ी का मैंने जिक्र किया था, 2018 के जो चुनाव थे उसमें भी अगर कांग्रेस ने उन्हें चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया था तो ज़्यादातर समय वो अपने उसी इलाके में घूमते रहे जिसके वो बड़े नेता कहे जाते थे। बीजेपी में आने के बाद हालात बदल रहे हैं। बीजेपी चाहती तो उन्हें फिर उसी जगह पर, उसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी, लेकिन बीजेपी उन्हें लेकर पूरे मध्य प्रदेश में घूम रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस की वो एक गलती थी? नहीं, देखिए सोहेल भाई, ये जो बेड़ियों जैसा जो जिक्र है, तो बेड़ियां तो उनके पैरों में तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। राजनीतिक बेड़ियां नहीं, राजनीतिक भी आप देखिए कि वो जो है कांग्रेस पार्टी के जब कैंपेनर थे, तो आप ये कह सकते हैं जो प्लान बनाना था, कैंपेनर का प्लान बनाती है पार्टी कि हमें कहाँ कैंपेन कराना है। यदि आपने उस कैंपेनर का यूज़ नहीं किया तो वो अपने सपोर्टर्स को जिताने के लिए तो काम करेगा ना, वो उन्होंने किया। और ये 2018 का ही नहीं है, आप 2013 का भी दौर याद करिए, जब कांतिलाल भूरिया जी अध्यक्ष थे तब भी कैंपेनर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तो पार्टी में राज्य की राजनीति अलग थी और राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है सिंधिया को लेके, वो एक अलग तरह की राजनीति है। आज भी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष को लेके
असमंजस है वो जो है कहीं ना कहीं कईयों को परेशान कर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों, राहुल गांधी अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो लीड करेंगे या नहीं करेंगे। अभी जिस तरह का जो एक पॉलिटिकल पार्टी का बिहेवियर होना चाहिए खासकर अपोजिशन में, तो वो एक अलग तरह का बिहेवियर होता है। तो हर आदमी राजनीति में जो केवल एक इसके लिए शोपीस बनने के लिए नहीं आया कि आप उसे एक जो है कहीं आप रख दीजिए। राजनीति में आपकी उसकी एक एम्बिशन है और वो एक कोई मुकाम हासिल करना चाहता है। तो निश्चित तौर पर हम किसी का भी, आप ये देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी, उन्होंने भी छोड़ी है, किसी मुद्दे पे छोड़ी, उनके मतभेद थे। तो आप देखेंगे अतीत में ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे कि कांग्रेस पार्टी यदि आज घट रही है, उसके ममता बनर्जी आपको अलग मिलेंगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग, आप जैसे उत्तर प्रदेश जैसा जो समृद्ध राज्य था कांग्रेस पार्टी के लिए, वो अब कहाँ स्थिति आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी वो अतीत में वो आज भी जो है लोग कई नेताओं के भविष्य पर सवालिया निशान तो खड़ा करती हैं। राजपाल सिसोदिया साहब से संपर्क हो गया। सिसोदिया साहब, अगर पहले भी आप अवनीश सिंह बुंदेला साहब को सुन रहे थे तो उन्हें मिलाकर और मेरा सवाल ये कि क्या महज ये सिर्फ मेल मिलाप है या भविष्य के लिए कुछ इशारा करता है? देखिए, सिंधिया जी का मालवा के अंदर एक अपना वर्चस्व रहा है। उज्जैन सिंधिया रियासत का ग्रीष्मकालीन ऋतु की राजधानी भी हुआ करती थी। पुराने समय से अगर आप इतिहास उठा के देखो तो सिंधिया राजघराने का, विशेष करके राजमाता जी का उज्जैन और पूरे उज्जैन संभाग, नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, यहाँ विशेष देवास, ये सब रियासतें रही। देवास रियासत रही, धार रियासत रही, नीमच, मंदसौर, उदयपुर से मेवाड़ से टच रहे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं उस समय से ही राजमाता का अपना एक पसंदीदा क्षेत्र रहा। और वर्तमान में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लगातार सक्रियता मालवा प्रांत में बनी हुई है। वो जब कांग्रेस में थे तब भी उनकी सक्रियता बनी हुई थी। जैसे महाकाल की सवारी में उज्जैन आना, एक सवारी में पूजन करना, यहाँ के जितने भी पुराने जागीरदार परिवार या ऐसे परिवार है जहाँ उनका सीधे संपर्क थे। महाराज का कई घरों में सीधा संपर्क है मालवा में। और अभी कोविड-19 में कई लोग अपने लोग हमसे बिछड़े हैं और यह दौरा शुद्ध रूप से उन परिवारों में शोक संवेदना व्यक्त करने जाने का दौरा है। स्वाभाविक है, जहाँ व्यक्ति का जुड़ाव होता है और उन जिन परिवारों में उनका सदैव सुख में भी जाना होता है, दुख में भी जाना होता है, तो ऐसे में जब अनलॉक हो चुका है और अब थोड़ा बहुत जाना आना शुरू हुआ है तो ये महाराज का दौरा एक तरीके से देखा जाए तो उनके उन परिवारों के लिए दौरा है जहाँ कहीं ना कहीं किसी प्रकार की क्षति हुई है पिछले दिनों, वहाँ वो जाएंगे, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और चूंकि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है और जब हमारे में नेता है और वो जब आएंगे तो संगठन स्तर पे भी उनका लाभ पार्टी को किस प्रकार से मिल सके, ऐसी संरचना पार्टी ने निश्चित तौर पर की है, जिला इकाइयों ने की है। तो ये उनका जो दौरा है 5-6 जिलों में जाने का होगा उनका, नीमच, मंदसौर, फिर रतलाम, रतलाम से धार, और उज्जैन, देवास, इंदौर, जा रहे हैं। और उदयपुर से दौरा शुरू हो रहा है। देखिए, मेवाड़ से दौरा शुरू हो रहा है। उदयपुर जो है वो राजस्थान में मेवाड़ की हमारी पुण्य धरती है जहाँ से महाराणा प्रताप ने शासन किया है। अवनीश बुंदेला साहब कुछ आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं अपनी तरफ से भी जोड़ देता हूं। अवनीश साहब, आप कह रहे थे कि सिंधिया पवैया से मिल रहे हैं या फिर दूसरे तमाम नेताओं नरेंद्र सिंह तोमर से मिल रहे हैं। आपने कहा कि वो अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सिंधिया अपनी गलतियां सुधार भी रहे हैं तो इसका फ़ायदा किसे जाना है, कांग्रेस को या फिर सिंधिया को खुद या फिर बीजेपी को? सोहेल जी, मैंने ये नहीं कहा कि गलतियां सुधार, मैंने ये कहा घुटने टेक रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि सिंधिया परिवार का जो घमंड और अकड़ है आसमान से कभी नीचे नहीं रही, उसके बरोबरी पे ही रही। और अगर सिंधिया जी जहर का घूंट पी के जा रहे हैं, लोगों के यहाँ जाकर भोजन कर रहे हैं, मुंह से मांग कर भोजन कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि सिंधिया जी वो कितनी परेशानी में आकर वो कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात, सिंधिया जी कोरोना संक्रमण काल में अपने महल में दुबके रहते हैं, दुबई चले जाते हैं,
अपने कामकाज निपटाते हैं। और ये मुझे बताइए किस तरह के जनसेवक हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे डीएनए में तो जनसेवा है। ये किस तरह के जनसेवक हैं जो पूरे कोरोना संक्रमण काल में गायब रहते हैं, और जैसे ही कोरोना की लहर शांत होती है सिंधिया जी घर के बाहर निकल आते हैं, महल के बाहर निकल आते हैं। साहब कोरोना संक्रमण काल में मैं तो तारीफ करूंगा, कई सारे उसी ग्वालियर क्षेत्र की अगर बात करूं, हमारे कई विधायक, जिसको आप प्रवीण पाठक जी को ले लें, चाहे सतीश शिकरवार जी को ले, और भी कई सारे नेता निरंतर बाहर रहे। भाजपा के भी कई नेता मैं कहूंगा वो भी बकायदा सड़कों पर सेवा करते रहे। सिंधिया जी गायब रहे। हमारे बकायदा 70+ जो एज के हैं, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, और आप भाजपा के भी देखें जो 65-66 साल की एज के नेता हैं, चाहे वो शिवराज जी हों, ये सब लोग बकायदा आपने देखा निरंतर सड़कों पर रहे। लेकिन सिंधिया जी इस समय नदारद रहे, जबकि वो कहते हैं, उनने कहा था मैं सड़कों पर उतरूंगा। आज चंदेरी की सभा में कहा था उन्होंने, जो दिनेश जी ने कहा मुझे याद आ गया, चंदेरी की सभा में कहा था अति शिक्षकों के लिए मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज तक सिंधिया जी सड़कों पर नहीं आए। और सबसे बड़ी बात आप देखें पूरे कोरोना संक्रमण काल में सिंधिया जी, देखिए सिंधिया जी में, और मैं कहूंगा भोपाल सांसद में एक सिमिलरिटी मुझे समझ में आती है जो प्रज्ञा ठाकुर जी में, कि ये जब भी कोरोना संक्रमण काल होता तो ये गायब रहते हैं, और जैसे कोरोना की लहर थोड़ी मौथरी पड़ती है, धीमी पड़ती है, ये आ जाते हैं। यही स्थिति प्रज्ञा ठाकुर जी की रही है। बस फर्क ये है प्रज्ञा ठाकुर आके विवादित बयान देती हैं, सिंधिया जी विवादित बयान नहीं देते हैं। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है। जनसेवा की बात करते हैं, जनसेवा की बात उनकी बातों में झलकती, उनकी कार्यशैली में कहीं कोई जनसेवा नहीं झलकती है। मैं तो कह रहा हूं सिंधिया जी जो आते हैं वो कहीं ना कहीं जो सत्ता की जो सौदेबाजी की है उन्होंने, वो उसका हिसाब किताब करने आते हैं, देखने आते हैं, अपने मंत्रियों से बातचीत करने आते हैं। शिवराज, और निरंतर आपने देखा शिवराज जी के साथ बैठ के अंदर खानों में चर्चा कि मेरे इस सदस्य को आप ये बना दो, इसको ये बना दो, मंडल में एडजस्ट कर दो, इसको अध्यक्ष बना दो। ये सारी बातों के लिए सिंधिया जी मध्य प्रदेश दौरे पर आते हैं। और आपने देखा वो सोहेल साहब, सिंधिया जी का मध्य प्रदेश दौरा जैसे ही होता है ना, पूरे कर्फ्यू टाइप लग जाता है। शिवराज सरकार में कर्फ्यू लग जाता है, मतलब कहीं ना कहीं डर तो है। और सिंधिया जी भी एक डर में है, कैसा ना हो कि भाजपा हमको उठा के पटक दे तो हम कहीं किनारे जाएं। लेकिन अगर सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिल रहे हैं, या कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं, या फिर संगठन के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन सिंधिया तो अब बीजेपी के हैं, इसलिए ये उनका आंतरिक मामला भी कहना इसे गलत नहीं होगा, और ये आंतरिक मामला है ही। देखिए अब उनको सिसोदिया साहब बंगला लौट, वो आप मुझे पता है प्रवासी सिसोदिया साहब उन्होंने यही आरोप लगाया था कमलनाथ जी की सरकार में, बंगला तक नहीं दिया। प्रवासी बंगला अलॉट हो चुका है, सिंधिया जी ने उसमें कदम नहीं रखा। क्यों ये बार बार आते होटल में रुक कर रहा। अब प्रवासी कब तक कहेंगे आप, और कब तक कोसने की राजनीति करेंगे? नहीं साहब, वो बीजेपी में जा चुके हैं और वो बीजेपी के हो चुके हैं। अब वो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है। सिसोदिया साहब कोई जवाब देना चाहेंगे? अवनीश सिंह बुंदेला साहब, उनकी पार्टी अभी तक सिंधिया जी के जाने का गम ही नहीं भूल पा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी सज्जन वर्मा जी एकदम थकाऊ सा भाषण दे रहे थे बयान पे, तो ये लोग अभी सिंधिया जी के उस जाने के गम से उभरे हम गम से उभर चुके हैं। सिंधिया के गढ़ में 17 सीटों में से 9 सीटें जीत कर लाए हैं। बेहतर होता है। और हम विपक्ष में थे, राजपाल साहब विपक्ष में थे, आपकी पूरी साधन संपन्नता लगी रही। भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक चल रहा है, आप अपनी पार्टी की चिंता कर लें। आप मध्य प्रदेश में विपक्ष है, और विपक्ष के नाते आपके नेता कमलनाथ जी और तमाम नेता कहाँ है? अगर मध्य प्रदेश में कोविड था तो कहाँ है? आते हैं तो विवादित और भय और भ्रम का। कमलनाथ जी कोरोना काल में निरंतर सक्रिय रहे हैं, अभी कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, सबको मालूम है। आप चाहे तो दिल्ली से उनका स्वास्थ्य जान सकते हैं। कृपया करके आप सिंधिया जी की फिक्र करिए। कोरोना काल में वो दुबके रहते अपने महल में, दुबई चले जाते शॉपिंग करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए। ठीक, मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। दिनेश गुप्ता साहब, क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं देता कि प्रोग्राम को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, आज की चर्चा बातचीत, और मैं चाहूंगा आप निष्कर्ष सामने रखते हैं। देखिए सोहेल भाई, किसी भी राजनीतिक जब विश्लेषण हम करते हैं तो बहुत जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि ये जो घटनाक्रम है ये निर्णायक है, जो भी हो, क्योंकि हर दिन जो राजनीति है वो बदलती रहती है जी। आज आपको जो है एक चेहरा दिख रहा है कि इस तरह से दौरा करता हुआ नजर आएगा, कोई तो उसके अपोजिशन में जब कोई चेहरा होगा तो एक अलग तरह की एक्टिविटीज़ में आपको नज़र आएगा, क्योंकि राजनीति बहुत अनिश्चितता का मामला रहता है। और अभी जो मध्य प्रदेश में जो हालात हैं राजनीतिक, वो राजनीतिक हालात
मैंने आपको पिछली बार भी जो अपन चर्चा कर रहे थे, तो 2023 तक इसमें कोई बदलाव की आप उम्मीद नहीं कर सकते। जो भी होना है, क्योंकि राजनीति का केंद्र बिंदु ज्योतिरादित्य सिंधिया बने ही रहेंगे, मतलब तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में कोई बदलाव आएगा। ये दौरे भी निरंतर चलते रहेंगे और बहुत सारी जो गतिविधियां हैं पार्टी के भीतर वो सिंधिया के इर्द गिर्द ही रहने वाली हैं। ठीक। और अवनीश बुंदेला साहब, शायद कांग्रेस को भी अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गम भूल कर 2023 की तैयारियों में लग जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को, दिनेश गुप्ता साहब, अवनीश बुंदेला साहब, राजपाल सिसोदिया साहब। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।